अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन सीरीज़ का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है और इसमें जो है हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और अपनी फॉरेक्स मार्केट में मनी मनी मैनेजमेंट को किस तरह से हमने जो है उसके मनी मैनेजमेंट का दामन जो है थाम के चलना है या मनी मैनेजमेंट को किस तरह से अप्लाई करना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, किस तरह से अपना जो वॉलेट है, अपना जो इक्विटी है या बैलेंस है, उसको सेफ रखते हुए एक प्रॉपर रिस्क और अपने लिए जो है एक प्रॉपर रिवार्ड डिज़ाइन करना है। वो तमाम चीज़ें जो हैं हम अपनी इस मनी मैनेजमेंट में आज इस डिस्कशन सीरीज़ में सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारी जो मनी मैनेजमेंट की टेक्निक है वो बेस्ड है कंपाउंडिंग के ऊपर। अब कंपाउंडिंग क्या है वो भी इसी क्लास में हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंड में आपको जो है एक एक्सेल शीट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। एक्सेल शीट जो है आपको इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो कि बाद में आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी कि आप जब अपनी ट्रेडिंग करें तो उस एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए जो है अपनी ट्रेडिंग को आसान से आसान तर करते हुए जो है, और साथ में सबसे ज़रूरी, जब आप उस एक्सेल शीट को यूज़ करेंगे तो आप मनी मैनेजमेंट को रूल्स को यूज़ करते हुए विद इन नो टाइम अपने लिए लॉट साइज़ जो है कैलकुलेट करते हुए अपनी एंट्री जो है वो कर पाएँ मार्केट में। अच्छा, आपकी जो वो एक्सेल शीट है वो कंपाउंडिंग के फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। ये तमाम चीज़ें जो है हम अपनी इस क्लास में इस डिस्कशन सीरीज़ में सीखने की कोशिश करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक चार्ट मौजूद है, एक डायग्राम, एक पिक्चर मौजूद है जिसमें जो है अगर आपकी तमाम ट्रेडिंग को 100% मान लिया जाए तो उसके अंदर साइकोलॉजी का जो रोल प्ले है वो 50% रहेगा। साइकोलॉजी का जो रोल प्ले है वो 50% रहेगा। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस बिज़नेस के बारे में, फॉरेक्स के बिज़नेस के बारे में क्या सोचता है। आपने अपने माइंड के बैक एंड के ऊपर इस टेक्निक, इस बिज़नेस, इस मेथडोलॉजी के बारे में, अपनी मेथडोलॉजी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि आपको इसका कितना रिवार्ड मिल सकता है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करता है। वो तमाम चीज़ें जो हैं आपकी साइकोलॉजी के अंडर नीड्स जो हैं डिस्कस होती हैं। साइकोलॉजी एक्चुअली बात करें तो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर जो तमाम चीज़ें चल रही होती हैं उनके रिलेटेड होती है। और साइकोलॉजी ही है जो आपके माइंड के अंदर, आपके पास ग्रीड, आपके पास फियर यानी कि लालच, और खुशी, और कह लें कि डर, सबसे ज़रूरी डर। डर किस चीज़ का? रिस्क का डर, कि आप जिस मेथडोलॉजी के ऊपर बैठे हैं वो वर्क नहीं करेगा, या वर्क करेगा तो रिवार्ड कम मिलेगा। अगर रिवार्ड मिल गया तो आप उसको अगर बुक ना कर पाए, यानी कि अपने उस रिवार्ड को अपने पोर्टफोलियो में, अपने बैलेंस में शामिल ना कर पाए बाय प्रॉफिट टेकिंग, तो देन क्या होगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। साइकोलॉजी की क्लास जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अपनी साइकोलॉजी को कैसे आपने जो है ओवरकम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम को, अपने सबकॉन्शियस, अपने दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से को कैसे जो है आपने प्रोग्राम करना है, और कैसे इस बिज़नेस के साथ अलाइन करते हुए, अपनी साइकोलॉजी को इस बिज़नेस के साथ अलाइन करते हुए कैसे आपने चलना है। वो तमाम चीज़ें जो है साइकोलॉजी के अंदर हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी तमाम तरह ट्रेडिंग को 100% कंसीडर कर लें, 100% इसको अगर आप कंसीडर कर लें, तो साइकोलॉजी का जो रोल प्ले है आपकी सक्सेस के अंदर वो 50% रहता है। एंड आज जिस चीज़ के ऊपर हम ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, जिसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट का जो रोल प्ले है, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 30% जो है मनी मैनेजमेंट का रोल प्ले रहता है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के अंदर। यानी कि अगर आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं,
एंड मनी मैनेजमेंट के रूल्स के ऊपर अपने आप को कह लें कि ग्रिप कर लेते हैं और अपनी साइकोलॉजी को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं कि आप अपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स जो हैं, आपके जो पैसे को एक डायरेक्शन में यूज़ करने के रूल्स जो हैं, उनको कह लें कि बाकायदा एक नज़्म व ज़ब्त के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, और उन्हीं रूल्स को कह लें कि उनसे नहीं हटते हैं, उनके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं और उनके मुताबिक चलते रहते हैं, जो कि आपकी मनी मैनेजमेंट कहलाती है। तो आप जो है 50 and 30 80% जो है आप ट्रेडिंग में सक्सेस ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। एंड देन आपका जो मेथड है, जो टेक्निक्स है, जो कि हम इसमें वीएसए के ऊपर ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, वीएसए को सीखने की कोशिश करेंगे, वो ओनली 20% है। कोई भी आपका बुक मेथड है, जिसमें बुक मैप कंसिडर कर लें, आप मार्केट प्रोफाइल कंसिडर कर लें, या डेल्टा डिजिटल ऑर्डर फ्लो आप कंसिडर कर लें, कोई भी आपका मेथड है वो 20% ही रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के अंदर। हमारी इस क्लास के अंदर हम मनी मैनेजमेंट को जो है इसके ऊपर ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। अपना ये जो 30% है, इसके ऊपर फुल ऑन जो है ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, और इसको हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअली कैसे जो है हम मनी मैनेजमेंट को ब्रुए कार लेकर आ सकते हैं, या इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अगेन ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला आपके लिए मैंने राइट किया, जहाँ पे मैं आपके साथ फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट्स को थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स आपके क्या हैं। फंडामेंटल्स कह लें कि डेली बेसिस पे ग्लोबली कुछ ऐसा डाटा या ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, जो कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, फॉरेक्स लाइव के ऊपर, फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर, और ब्लूमबर्ग के ऊपर एक वेबसाइट है आपकी, जो कि आपको प्रीमियम सर्विस भी देती है, और अगर आप उसकी फ्री सर्विस यूज़ करें तो वो भी आप यूज़ करते हुए डिटेल में उसके ऊपर जाकर न्यूज़ जो हैं रीड कर सकते हैं, जिसको फंडामेंटल्स के अंडरनीथ जो है हम कंसीडर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है फंडामेंटल्स की न्यूज़ को जस्ट उनका डाटा फैक्ट्स और फिगर्स लेने के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करते हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स में आपका कह लें कि सीपीआई का डाटा आ सकता है, नॉन फॉर्म पे रोल यानी कि एम्प्लॉयमेंट का डाटा आ सकता है, और आपके पास जीडीपी का डाटा आ सकता है, जो कि क्वार्टरली या ईयरली यानी कि साल में 3 दफ़ा या सालाना जीडीपी का डाटा आपका रिलीज़ होता है। और उसके बाद और काफ़ी सारे कह लें कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कुछ डाटा या न्यूज़ रिलीज़ होती हैं, जो कि पार्टिकुलर पेयर के अंदर जिस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए, पार्टिकुलर ट्रेडिंग पेयर के लिए वो जो है आपका न्यूज़ जो है आ रही होती है, उसको इफ़ेक्ट करती है, एंड देन जो है मार्केट को एक डायरेक्शन दी जाती है उस फंडामेंटल न्यूज़, उस फंडामेंटल डाटा की मदद से, जो कि आपकी कह लें कि फंडामेंटल्स के अंडरनीथ जो है उस चीज़ को डील किया जाता है, उसको फंडामेंटल्स के बॉक्स में कह लें, या फंडामेंटल्स के एक कॉलम में रखा जाता है कि वो सारा जो आपका डाटा आ रहा है उसको फंडामेंटल्स के एक कॉलम में डील किया जाएगा, कि ये एक फंडामेंटल्स का एक कह लें कि हिस्सा है, जो कि मार्केट में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, फंडामेंटल्स का अगर हम और एक टच लेने की कोशिश करें तो इसमें और क्या कुछ आ सकता है। ये तो सीपीआई आपकी हो गई, एम्प्लॉयमेंट आपकी हो गई, और जीडीपी का डाटा हो गया आपका, और बाकी कुछ डाटा पॉइंट्स और फैक्ट्स और फिगर्स जो कि प्लान्ड होते हैं, जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप जाएं तो आपको इस वीक के, इस डे के, और नेक्स्ट डे के, और नेक्स्ट वीक के, इवन कि नेक्स्ट मंथ के भी आपको जो है प्लान जो मीटिंग्स होती हैं या प्लान जो टाइम होता है उसका आपको डाटा मिल जाता है। लेकिन कुछ आपके फंडामेंटल इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें ख़बर नहीं होती है, वो उसका जो इल्म है गैब के पास है, और वो भी फंडामेंटल इवेंट्स लाइक एज, जैसे कोई फ़ौरन ही कह लें कि आज कोई ऐसा वाक़या हो गया दुनिया में
जिसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आया, कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई ऐसा कह लें कि कोई ऐसा अल्लाह ना करे, जैसे जापान एक सुपर पावर है तो जापान में कोई ऐसा हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक आ जाता है या सुनामी आ जाती है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा मसला हो जाता है जो कि एयूडी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसे जो अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं वो भी फंडामेंटल के दायरे कार में ही उनको डील किया जाता है, जो कि फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर भी किसी हद तक, और उनके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना चाहें या उनके बारे में ये समझना चाहें कि अगर ये न्यूज़ इवेंट या ऐसा अनप्लान डाटा आ रहा है तो वो मार्केट के ऊपर क्या असर डालेगा, तो उसको जाकर फॉरेक्स लाइव से डिटेल में, इवन के फॉरेक्स लाइव जो है अनप्लान्ड डाटा और प्लान्ड मीटिंग्स जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी आ रही होती हैं, प्लान्ड जो आपके पास डाटा वगैरह आता है वो फॉरेक्स लाइव के ऊपर, और अनप्लान्ड डाटा भी वहाँ पे जो है आप जाके फॉरेक्स लाइव के ऊपर रीड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी फंडामेंटल्स के नीचे जो है हम इनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स को कि वो क्या डायरेक्शन मार्केट को दे सकते हैं। सेंटिमेंट की अगर हम बात करें तो सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट आपका दो तरह का सेंटिमेंट होता है। अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें या किसी भी ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात कर लें तो सेंटिमेंट आपका दो तरह का सेंटिमेंट रहता है। पहला सेंटिमेंट आपका रिस्क ऑन सेंटिमेंट। रिस्क ऑन सेंटिमेंट में क्या होता है कि आपके पास जो है इन्वेस्टर्स या हेज फंड या वो लोग जिनके पास बड़ा पैसा, या कह लें कि स्मार्ट मनी जिन्हें हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो जो है रिस्क ऑन सेंटिमेंट में दे आर रेडी टू टेक रिस्क, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द कैश मार्केट। आपकी फॉरेक्स मार्केट को कैश मार्केट भी कहा जाता है। वो लोग जो है रेडी रहते हैं वो, जबकि आपकी रिस्क ऑन में जो आपके फंडामेंटल्स होते हैं वो एक कह लें कि सीक्वेंस एक स्मूथ और एक इवन सतह के ऊपर चल रहे होते हैं। मींस जो आपका बिजनेस होता है ग्लोबली वो कह लें कि फ्लोरिश कर रहा होता है, तमाम चीज़ें वेल एंड गुड इन द बॉक्स एक्ट कर रही होती हैं। मींस के उस चीज़ से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका जो रिस्क सेंटीमेंट है वो ऑन है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो है रेडी हैं टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कैश मार्केट। जब आपके पास कह लें कि रिस्क सेंटीमेंट ऑन है तो यूजुअली जो आपके स्टॉक्स होते हैं US 30, NAS 100, JER 40, DAX 30, ये सारे कह लें कि डाउ जोन्स, S&P 500, ये सारे जो आपके स्टॉक्स हैं ये एक बुल रन में देखने को मिलते हैं। मींस के कुछ ऐसी डायरेक्शन इनमें देखी जाती है कि डिप्स देते हुए ये एक बुल रन में जा रहे होते हैं। बट दूसरा जब आपके पास कह लें कि आपके पास आता है दूसरा रिस्क सेंटीमेंट आता है, रिस्क सेंटीमेंट ऑफ। जब आपके पास रिस्क सेंटीमेंट ऑफ हो जाता है तो वो इस वजह से होता है कि आपके पास ग्लोबली कोई ना कोई ऐसी पेंडेमिक लाइक कोरोना इन द प्रीवियस डेज एंड देन आफ्टरवर्ड्स ओमिक्रॉन उसका वेरिएंट आया, तो कोई ऐसी पेंडेमिक वार लाइक सिचुएशन लाइक नाउ डेज रशियन यूक्रेन की वार चल रही है वो, या ऐसा कोई भी ग्लोबल इवेंट कह लें कि जो 3 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए लाइक डिस्कस किया, कोई सुनामी वगैरह, या जैसे आपकी एमिरेट्स की फ़्लाइट में कह लें कि कोई एयर क्रैश होता है तो एमिरेट्स के जो स्टॉक हैं उनमें रिस्क सेंटीमेंट ऑफ हो जाएगा, या इवन के वो सम डेज़ के लिए अपने स्टॉक्स में या अपनी स्टॉक मार्केट में या अपने पार्टिकुलर स्टॉक को कह लें कि स्टॉप, या उनमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनकी जो शेयर्स हैं उनमें कोई ऐसी तब्दीलियां करेंगे, या ख़ुद सबसे ज़्यादा शेयर जो हैं होल्ड करके बैठेंगे, या कुछ ऐसा कि वो उनको ख़ुद को सपोर्ट करनी पड़ेगी उसके बजाय इसके कि कोई ऐसा इशू होता है किसी पार्टिकुलर स्टॉक में कि उनका स्टॉक जो है बेरिश रन में चला जाए, तो उसको वो मुतअद्दिद ये कह लें कि मैनी स्टेप्स उठाते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स लेते हैं कि उसका वो बेरिश रन में जाने की बजाय, उनको नुकसान देने की बजाय वो उसको बाय रन में करने की कोशिश करते हैं, बुलिश ट्रेंड में
लेकर जाने की कोशिश करते हैं। खैर ये एक पार्टिकुलर स्टॉक की एग्जांपल थी, बट जब आपका रिस्क सेंटीमेंट ऑफ हो जाता है तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो एक बेरिश रन में चले जाते हैं। रिस्क सेंटीमेंट ऑन में कुछ ऐसा बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब रिस्क सेंटीमेंट आपका ऑफ हो जाता है तो कुछ ऐसा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मार्केट में नज़र आता है। अच्छा, रिस्क सेंटीमेंट ऑफ को पहचानने के लिए एक और भी दो सेफ हेवन करेंसीज हैं। दो सेफ हेवन करेंसीज कौन सी आपकी? CHF, JPY और किसी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर भी सेफ हेवन माना जाता है। जब आपका रिस्क सेंटीमेंट ऑफ हो जाता है तो आपका JPY, CHF और किसी हद तक आपका USD, CHF यानी कि स्विस फ्रैंक, JPY और आपका किसी हद तक USD, बट मेनली यही दो करेंसीज स्विस फ्रैंक और JPY आपको बुल रन में देखने को मिलती हैं। आप सिंपली H4 का या D1 का इनका टाइम फ्रेम देखें, एंड साथ में अगर आपको न्यूज़ मिल रही हैं फाइनेंशियल न्यूज़ से या ब्लूमबर्ग से, आपको ऐसी न्यूज़ देखकर बैठे हैं जो कि किसी जंग का माहौल, वार लाइक सिचुएशन आप डिपिक्ट कर रहे हैं, या ज़ाहरी बात है कि वो आपको एक हेडलाइन बना के दे दी जाती है वहाँ पे कि दैट इज़ लाइक सम काइंड ऑफ वार लाइक सिचुएशन गोइंग बिटवीन टू कंट्रीज़, ऐसा कोई आप पढ़ते हैं तो देन आप फ़ौरन जाके देखें H4 में या D1 में जाके इन दो करेंसीज़ को, क्या वाकई में ये करेंसीज़ भी कह लें कि बुल रन में है, तो वाकई में ही है। आप फिर इस चीज़ को देख पाएंगे कि अगर ये दो करेंसीज़ आपकी बुल रन में जा रही हैं तो वाकई में जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। वो ट्रेडर्स जो हैं उस चीज़ को मान चुके हैं कि अब जो है मार्केट में रिस्क सेंटिमेंट ऑन है, और वो बाकी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स से पैसा निकाल के CHF और JPY में इन्वेस्ट कर रहे हैं, CHF और JPY में अपना पैसा डंप कर रहे हैं। इसीलिए जो है CHF और JPY के दो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बाय रन में जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब आपका रिस्क सेंटिमेंट ऑफ हो जाता है तो आपके गोल्ड, सिल्वर, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स भी और आपके दूसरे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स भी आपके बाय रन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है हमने अब फंडामेंटल्स को थोड़ा सा कह ले के टच देने की कोशिश की और सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश की। होप सो आप फंडामेंटल्स और जो है सेंटिमेंट के दरमियान आप फ़र्क कर पाएंगे, और जब मार्केट में कोई ऐसी फंडामेंटल या सेंटिमेंट एक्टिविटी होती है तो उसको जाके चार्ट के ऊपर भी पहचान पाएंगे पार्टिकुलर करेंसीज़ को देखते हुए, क्या वाकई में मार्केट में सेंटिमेंट ऑन है या रिस्क ऑफ है या रिस्क ऑन है। नेक्स्ट मूव आउट होते हैं तो मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मनी मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, और किसी भी आपके बिजनेस में या किसी भी फाइनेंशियल साइकिल में मनी मैनेजमेंट जो है क्या रोल प्ले करती है। In any financial market, money management helps you to control your risk and same wise maximize your profits. मीन्स कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी, इवन कि आपको फिजिकल बिजनेस जो है अपना ओपन किए हुए हैं या किसी ऑनलाइन बिजनेस में आपने जो है अपना पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं या अपना बैलेंस या इक्विटी को मैनेज नहीं करते हैं किसी टेक्निक, किसी मैथडोलॉजी के मुताबिक, उस मैथडोलॉजी के ऊपर काम करते हुए, लाइकवाइज आज जो है हम सीखने की कोशिश करेंगे कंपाउंडिंग को, और कंपाउंडिंग के रिलेटेड फॉरेक्स में जो है अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करने की, अपने लॉट साइज़ को, अपने रिस्क को और अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने हम कि एक्सेल को आप जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। खैर, मनी मैनेजमेंट क्या है, आपको किस चीज़ से बचाती है? आपको रिस्क से बचाती है। यानी कि कोई भी बिज़नेस है, कोई भी आपका बिज़नेस, कोई इवन कि आपका कोई फिज़िकल बिज़नेस है या आपका कोई ऑनलाइन बिज़नेस है, कंसिडर करें पार्टिकुलरली अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट को,
तो फॉरेक्स मार्केट में आपका रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। सेम वाइज किसी भी बिज़नेस को अगर आप कंसीडर करें तो आपके हर बिज़नेस के अंदर आपको रिस्क भी होता है, यानी कि आपको नुकसान होने का ख़तरा भी होता है, आपको मुनाफा होने का ख़तरा भी होता है। यानी कि जहाँ किसी भी बिज़नेस में रिस्क मौजूद है वहाँ उसके साथ साथ नफ़ा भी मौजूद है, नफ़ा के चांसेस भी हैं, प्रॉफिट के चांसेस भी हैं। और जहाँ जिस जिस बिज़नेस में प्रॉफिट के चांसेस हैं वहाँ किसी ना किसी तरह से आपके पास रिस्क के चांसेस भी हैं। मीन्स ये दोनों रिस्क और रिवार्ड है गो इन हैंड, मतलब कि साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको मनी मैनेजमेंट की मीन्स के अपने पैसे को किसी भी बिज़नेस में, जिस भी बिज़नेस में आप लगा कर बैठे हैं, मनी मैनेजमेंट की जो है आपको अशद ज़रूरत पड़ती है। कि अगर आप कोई एक कंसाइनमेंट करते हैं किसी फिज़िकल बिज़नेस में या किसी ऑनलाइन बिज़नेस में, अगर आप कोई एंट्री करते हैं या कोई भी किसी भी तरह का कोई एक शेयर परचेज़ करते हैं, और अगर आपकी वो शेयर की प्राइस या उस एंट्री की प्राइस या उस आपके फिज़िकल बिज़नेस में जो आपने एक कोई इकदाम उठाया है या कोई कदम उठाया है, अगर आपको उसमें लॉस हो जाता है, तो अगर आप मनी मैनेजमेंट के मुताबिक चल रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने कितना उसमें लॉस कर लिया है, आपने कितना उसमें जो है अब आपने रिकवर करना है। मीन्स जब आप इस चीज़ का हिसाब ही नहीं रख रहे हैं, इस चीज़ की कैलकुलेशन ही नहीं रख रहे हैं कि आप अगर फ़लाँ चीज़ में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना और किस वजह से इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देन जो है आप अपने रिस्क का भी पता नहीं कर पाते हैं। एंड देन अगर आपको उस चीज़ से जो है मुनाफा हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है, तो आप जो है अपने रिस्क के साथ अपने रिवार्ड की रेशियो भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। यानी कि आप अपना एग्जैक्ट पॉइंट जो है उस एंट्री से या उस फिज़िकल बिजनेस के किसी कदम से या उस फिज़िकल बिजनेस के किसी स्टेप से जो है अपना एग्ज़िट पॉइंट भी मीन्स इसके बाद जो है आप ताकि नेक्स्ट एंट्री अपना नेक्स्ट कोई स्टेप उसमें ले पाएँ, प्रीवियस स्टेप को जो है फोल्ड कर दिया जाए कि आप जो है बस ये इससे जितना मुनाफा होना था, जितना प्रॉफिट होना था वो हो चुका है, अब कोई नेक्स्ट स्टेप उठाया जाएगा। तो वो भी जो है आप अपना प्रीवियस पॉइंट से, प्रीवियस अपनी स्टेप से, प्रीवियस अपनी एंट्री से जो है प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना आप रिस्क अपना कैलकुलेट किया आपने, ना अपना रिवार्ड कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आपको एग्जिट पॉइंट भी जो है अपना आप डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट का कोई कह लें कि आपको थोड़ा सा इधर से आइडिया हुआ होगा कि हम मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए क्या करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जब हम मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो है, रिस्क और रिवार्ड रेशियो क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट जो है इसी अपनी डिस्कशन सीरीज़ में जो है इसके ऊपर सीखने की कोशिश करेंगे। जस्ट यहाँ पे जो है आपको कह लें कि मनी मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ को जो है एक टच देने की मैंने आपको कोशिश की, आपको इसका एक कंसेप्ट देने की कोशिश की कि अगर आप कह लें कि कोई भी बिज़नेस आपने किया है जिसमें आपको इतना कह लें कि नुकसान हो रहा है, तो कम अज़ कम आप इस नुकसान के 2 गुना ऊपर मीन्स के ये और ये आप कोशिश करें कि आपका एग्जिट पॉइंट ये रहे, यानी कि 1:2 का। इवन के फॉरेक्स में जब आप एंट्री करते हैं तो 1:1 की जो ट्रेड है वो भी आपकी ट्रेड जो है मानी जाती है अकॉर्डिंग टू कह लें कि सेटअप स्टैंडर्ड्स के दैट इज़ ओके ट्रेड, दैट इज़ वेल एंड गुड ट्रेड की गई है। बट यूजुअली आप अपने माइंड सेट में ये रखें कि जब भी आप कोई एंट्री कर रहे हैं तो आपका अगर ये एक हिस्सा यानी कि इतना हिस्सा अगर आपका रिस्क का है, इतना आपको रिस्क इसमें देखना पड़ रहा है, तो कम अज़ कम जो है आप 1:2 की ट्रेड करने की कोशिश करें फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी मार्केट में जिसको आप एनालाइज करके उसके अंदर एंट्री की है आपने, 1:2 की ट्रेड मिनिमम करने की कोशिश करें। वो अब रिस्क रिवार्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये हम आगे आगे सीखने की कोशिश करते हैं इसी डिस्कशन सीरीज़ के आगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें पॉइंट में अगला पॉइंट की तरफ अगर हम जाते हैं, तो अगर आप अपने रिस्क और रिवार्ड को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप अपने बिज़नेस को जो है मोर इजीली
या अपना जो फंड आप डाल कर बैठे हैं किसी ब्रोकर में या किसी हेज फर्म के साथ जो आप फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो उधर जो है अपने उस फंड को जो है इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। मीन्स जब आपको अपने रिस्क का पता रहेगा कि आप इसमें कितना रिस्क चार्ज कर रहे हैं, और फिर आप अंदाज़ा कर पाएंगे अपनी जर्नलिंग के लिए, या कह लें कि जस्ट फॉर टू कीप इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि अगर मेरा इतना रिस्क है तो कम से कम मैं यहाँ से इतना रिवार्ड 1:2 का रिवार्ड ज़रूर लेकर निकलूँगा। मीन्स मनी मैनेजमेंट दिस थिंग विल बी हेल्पिंग यू टू मैनेज योर अकाउंट मोर इजीली, कि आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जो है अपना और किस रेशो से जो है अपना रिस्क चार्ज कर रहे हैं, एंड देन आपको किस रेशो से जो है आपका रिवार्ड जो है आप मिल रहा है। यहाँ पे फॉरेक्स में अपने रिस्क फैक्टर को जो है डिक्रीज़ करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ जो हैं यहाँ पे राइट की हैं। हम इनके ऊपर जो है बात करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो हम अपने रिस्क फैक्टर को जो है फॉरेक्स में कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले ये है कि आप फॉरेक्स मार्केट को सीखें। फॉरेक्स मार्केट में सीखें कि आपको जो रिस्क है, आपका जो रिस्क है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाना है। मीन्स अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं तो कितने पिप्स आपको जो है वहाँ पे रिस्क मिल रहा है, और आप सबसे पहले ये सीखें कि मैनुअली उस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा जो है आप किसी भी तरीके से ये सीखें कि आपको जो जितने आपने पिप्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द लॉट साइज़, फिर उस चीज़ को लॉट साइज़ के साथ कंपेयर करें। जो आप लॉट साइज़ जो कि अभी हम नेक्स्ट जो है जब एक्सेल शीट के ऊपर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा, बट डिपेंड ये करता है यहाँ इस पॉइंट में ये चीज़ कि आप सीखेंगे रिस्क जो आपका चार्ज कर रहे हैं वो क्यों चार्ज कर रहे हैं, और अगर रिस्क चार्ज कर लिया है तो किस वजह से इतना रिस्क चार्ज कर लिया है। मीन्स अब अपने आप को एजुकेट करें बाय लर्निंग, और फिर आप जो रिस्क चार्ज कर रहे हैं वो आपका कह लें कि स्मॉल हो। जब आपने एक एजुकेशन हासिल की है, जब आपने चीज़ों के ऊपर काम किया है, तो ज़ाहिरी बात है कि आपका जो रिस्क रहेगा वो डिफाइंड रहेगा और स्मॉलर रहेगा। मीन्स अगर आप इस टाइम जो है अपना 15 पिप्स या 20 से 25 पिप्स, 25 से 30 पिप्स अगर आप रिस्क चार्ज कर रहे हैं, देन कीप ऑन वर्किंग ऑन योर रिस्क, कि आप अपने रिस्क को जो है कम से कम करते जाएं, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक ज़रूर सीखते रहें। मीन्स अपने आप को फॉरेक्स में एजुकेट करते रहें, अपने रिस्क के ऊपर जो है काम करते रहें। नेक्स्ट, ये एक जर्नल पॉइंट है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको जो है बिगनर्स जब कोई बंदा फॉरेक्स स्टार्ट करता है वेरी इनिशियल फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, बगैर सीखे बगैर कुछ किए जब वो एक जंप आउट करता है फॉरेक्स मार्केट में, देन उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चल रही होती है कि अगर मैं अपने टर्मिनल के ऊपर अपने जो सॉफ्टवेयर वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एसएल अगर यूज़ करता हूँ तो वो ब्रोकर को पता चलेगा या उस प्रॉप फर्म को पता चलेगा और वो जानबूझकर जो है मेरा एसएल हिट करवाया जाएगा। ये मिसकंसेप्शन जो है, इसको मिसकंसेप्शन ही कहेंगे। ये आपकी जो मिसकंसेप्शन है बिगनर्स में और काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ पाई जाती है, इसीलिए वो विदाउट जो है एसएल ट्रेड करते हैं। और अक्सर आपको देखने का ये मौका मिलता है, अक्सर ये चीज़ मार्केट में देखी जाती है कि अगर आप यहाँ से एंट्री में बैठे हैं, तो अगर आप विदाउट एसएल बैठे हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी या आपकी एनालिसिस इतने स्ट्रॉन्ग है तो समटाइम मार्केट वहाँ से निकल जाती है ऊपर, यानी कि प्रॉफिट की तरफ निकल जाती है। बट सम टाइम क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जहाँ पे अगर आपके पास ये आपको एक रिवार्ड देखने को मिला है, वहीं पे जो है आपके पास एक रिस्क फैक्टर भी मौजूद होता है। मीन्स जब जब जो है हम, नो डाउट हमने अपने रूल्स को फॉलो किया, हमने तमाम अतर अपने रूल्स को जो देखते हुए उसके मुताबिक एंट्री की, एंड देन उसको आप मैनेज भी कर रहे हैं अपनी ट्रेड को, बट जहाँ पे आपका रिवार्ड है वहाँ पे रिस्क भी है। नोबडी नोज़ कि अगर आपने अपने रूल्स को भी देखते हुए, जो कि आपके 80 से 85% या 80 से 90% ही आपकी किसी भी स्ट्रेटजी जो है आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स 85% से 90% ही दे सकती है। मीन्स ऊपर वाले 10% को अगर हम देखें तो यहाँ से हमने एंट्री की और
मार्केट ऊपर जाने के अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड में चली जाती है ड्यू टू सम काइंड ऑफ फंडामेंटल एक्टिविटी, अनप्लान्ड एक्टिविटी, जो कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, जो कि हो गया है अब, तो कुछ ऐसी अगर मूव आपको देखने को मिल जाती है कि बजाय आपने अगर यहाँ पे एसएल अपना यूज़ किया होता अपनी इस सपोर्ट के नीचे, तो आपका जो है एसएल यहीं पे हिट हो जाता और आपको कम से कम जो है रिस्क का सामना करना पड़ता, जो कि अब इस सूरत में अगर कोई ऐसा अनप्लान्ड इवेंट्स आ जाता है, कोई ऐसी कह लें कि खबर जो पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको नज़र नहीं आ रही थी, या ऐसा कोई इवेंट जो फॉरेक्स फैक्ट्री में या फॉरेक्स लाइव में या किसी भी आपके न्यूज़ टर्मिनल के ऊपर आप नहीं देखे थे, वो मीन्स कि उसका कोई किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कोई इवेंट रोनुमा हो जाता है, कोई ऐसा कोई इवेंट वाकया हो जाता है, तो बजाय आपको बाय की यहाँ पे एंट्री मिलने की बजाय, जो कि अब आप बाय डायरेक्शन में यहाँ से बैठ चुके हैं विदाउट योर एसएल, और आपको कुछ ऐसी मूव देखने को मिल गई, तो आपका यहाँ पे तमाम का तमाम आपका जो होल अकाउंट जो है यहाँ पे वॉश आउट होने के ख़तरा है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के नीचे ज़रूर जो है एसएल यूज़ करें, जो कि बिगनर्स जो है ड्यू टू कह लें कि मिसकंसेप्शंस वो इस चीज़ को कहते हैं कि अगर हम एसएल यूज़ करेंगे तो ब्रोकर को या उस प्रॉप फर्म को ये चीज़ पता चलेगी और वो जानबूझकर हमारा, जबकि ऐसी कोई भी जो है टेक्निक या ऐसा कोई भी जो है बात नहीं होती है कि वो आपका जानबूझकर एसएल करवाने की कोशिश करेंगे। मार्केट जो है आपके पास भी सेम चल रही होती है और बाकी लोगों के पास भी सेम चल रही होती है। हाँ, सम टाइम क्या होता है कि फेक मूव्स कुछ ब्रोकर जो है वो दिखाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, मीन्स दे आर नॉट 100% ट्रांसपेरेंट विद देयर क्लाइंट्स, तो फेक मूवमेंट्स भी दिखाई जाती हैं। तो ऐसे ब्रोकर से बचें और ऐसे ब्रोकर्स के साथ या ऐसी प्रॉप फर्म्स के साथ जो ऐसे काम करें कि ओनली जो है टू मेक देम हैप्पियर, अपने प्रॉफिट को देखते हुए और अपने क्लाइंट्स को जो है डाउनफॉल को ज़्यादा तरजीह दें, वो अपने क्लाइंट्स की किसी भी तरह की जो है उनको प्रॉफिट में ना जाने दें, या आपको फेक मूव्स दिखाई जाएं, फेक कैंडल्स दिखाई जाएं जो कि मार्केट में ऐसी कोई मूवमेंट हुई ही ना हो, या उनकी लिक्विडिटी कम हो जिनकी वजह से उनका स्प्रेड रहता हो, तो ऐसे जो ब्रोकर्स हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ काम ना किया जाए, एक अच्छी चॉइस की जाए। बट वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सबसे जो है अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए अपने तमाम तर अकाउंट को ऑन स्टेक रखने से बेहतर ये है कि आप एसएल को ज़रूर यूज़ करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें। जब भी आप अपनी किसी एंट्री में एसएल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेथड है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो आप उसको एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ एक डिफाइंड रिस्क के साथ लेकर चल रहे हैं। एसएल ना यूज़ करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी बंदे को, किसी पर्सन को जो कि आपके लिए स्ट्रेंज है, अजनबी है, आप उसको जानते तक नहीं है, और उसको जो है आप अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाल के दे देते हैं, खुद निकाल के दे देते हैं कि जाएं आप जहाँ यहाँ से है जो है जितना मर्ज़ी आप यहाँ से जो है पैसा लेना चाहें या पैसा यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसे ही है कि अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हैं और एसएल नहीं यूज़ करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कि वो या तो आपके टीपी की तरफ चली जाए या आपके अगेंस्ट जाए और आपका एसएल ना लगा हुआ और आपका तमाम तर जो है अकाउंट उसको वॉश कर दे। तो ऑलवेज गो विद द एसएल। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। तो जब आपने एसएल लगा लिया, जब आपने एसएल लगा लिया और एक कह लें कि प्रॉपर अपने रूल्स के मुताबिक एंट्री में बैठ गया, तो ज़रूरी है कि रिस्क रिवार्ड को आप देखते हुए अगर आपका एक हिस्सा रिस्क का है, तो आप अपने इस चीज़ से या लॉजिकल जिस चीज़ के ऊपर आप बैठे, जिस स्ट्रेटजी जिस मेथडोलॉजी के आप ऊपर बैठे, जब आपको वो जो है मेथडोलॉजी या आपकी वो स्ट्रेटजी जो है एग्जिट करने को कह रही है, यानी कि अपनी एंट्री से इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एग्ज़िट करने को कह रही है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट करें। और दूसरा, अगर जर्नल बात करें, तो
आप ये चीज़ देखें कि अगर आपकी इतना हिस्सा जो था रिस्क का था, तो आप इससे डबल या कम से कम इतना जो है अपना रिवार्ड यहाँ से लेने की कोशिश ज़रूर करें। मीन्स आपने जो है एंट्री की आपने जो है एंट्री की इस जगह पे कहीं, तो मार्केट आपकी किसी हद तक फेवर में चली गई, तो अब ज़रूरी है कि आप टीपी यूज़ करें, जो कि आपकी मैथडोलॉजी के मुताबिक भी हो सकता है। अगर आप जनरल बात करें तो आपके रिस्क के 2 गुना भी हो सकता है, यानी कि 1:2 का भी हो सकता है, 1:3 का, 1:4 का, ऐसे आप जो है आगे आगे डिपेंडिंग कि आपकी स्ट्रेटजी जो है, आपको कितनी लंबी मूव आपने जो है, ये कितनी एक बेस्ट मूव जो है आपको आपकी स्ट्रेटजी आपकी मैथडोलॉजी ने दी है, जिसको देखते हुए आप ट्रेड कर रहे हैं। बट जो है आप टीपी ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज समटाइम ऐसे होता है कि अगर जो है आपकी स्ट्रेटजी भी और आपका रिस्क रिवार्ड रेशो भी 1:2 तक गया, यानी कि जिस मूव में जो है आपने एंट्री की है वो आपकी 1:2 तक जाती है, एंड देन मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। 1:2 की जो ट्रेड है एक हेल्दी ट्रेड होती है आपकी, मीन्स बिग बेस्ट ट्रेड आप इसे कह सकते हैं। बट समटाइम ऐसे होता है कि या तो आप मार्केट के ऊपर नहीं होते हैं, मार्केट के सामने नहीं होते हैं, और आप उस एंट्री को जो है एग्जिट नहीं कर पाते हैं, उस एंट्री को जो है क्लोज नहीं कर पाते हैं, और 1:2 के आपके स्नैरियो तक ट्रेड जाती है, और देन वहाँ से जो है वापस रिवर्स करते हुए आपका एसएल कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टीपी ज़रूर यूज़ करें, और मीन्स जो न्यूज़ सॉरी जो जो है आपकी एंट्री जो है आपकी फेवर में चली गई है, उस अपने टीपी को, उस अपने जो है मुनाफे को, उस अपने जो है प्रॉफिट को ज़रूर सिक्योर करें। टीपी जो है आपकी हेल्प करता है आपके उस प्रॉफिट को सिक्योर करने में। ये जो है कह लें कि प्योर खालिस्तान जो है आपका मनी मैनेजमेंट का पॉइंट है। रिस्क ओनली द अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़, मीन्स वही अपनी एक पार्टिकुलर एक ख़ास एंट्री के ऊपर वही अमाउंट जो है रिस्क करें जो कि आपका वॉलेट या आपका जो है आपको कह लें कि जो आपकी टेक्निक जिस प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो प्लान जितना आपको इजाज़त देता है उतना ही आप जो है उसको जो है रिस्क पे करें। बिकॉज आप जितने भी अच्छे एनालिसिस कर लें, आपके वो एनालिसिस जो है 85% टू 90%, 80 to 90% आपके रहते हैं। ऊपर वाला जो 10% है वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है मूवमेंट हो सकती है, तो इससे बेहतर यही है कि आप अपनी जो रिस्क हैं उनको डिफाइंड रखें, किसी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के टेक्निक को यूज़ करें। वो यहाँ पे जो है हम कंपाउंडिंग को सीखेंगे कि कंपाउंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग को कैसे हमने बरूकार लाना है। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं, तो ऑलवेज यूज़ योर चेकलिस्ट। हर वक्त जो है जब भी आप ट्रेड करें, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप चेकलिस्ट को ज़रूर यूज़ करें। आपकी ट्रेडिंग चेकलिस्ट में आपके पास लिखा हुआ होता है कि आपने जब एंट्री लेनी है तो कैसे लेनी है, आपने जो है जब एंट्री ले ली है तो अपनी ट्रेड को कैसे मैनेजमेंट करना है, उसकी ट्रेड की मैनेजमेंट कैसे करनी है, एंड देन एंट्री लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें जो है देखनी है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपकी चेकलिस्ट आपको बता रही होती है। एंड सम टाइम जो है कुछ ट्रेडर्स अपनी चेकलिस्ट के अंदर अपने लिए स्वोट एनालिसिस भी राइट डाउन कर देते हैं, मीन्स कि आप अपनी चेकलिस्ट के अंदर अपने लिए स्वोट एनालिसिस भी लिख सकते हैं। अब स्वोट एनालिसिस क्या होते हैं, स्वोट एनालिसिस में एस का मतलब है स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपकी जो ताकतें हैं। अब आपकी ताकत में क्या कुछ आ सकता है, आपकी ताकत में आपका पेशेंस आ सकता है, यानी आप में सब्र बहुत है, आप एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं एक बेस्ट एंट्री के लिए। मीन्स आपको वो हेल्प आउट करती है ये चीज़ कि जब आपके पास सब्र होगा तो आप उस चीज़ को सामने लिख लेते हैं अपनी चेकलिस्ट में कि आप में सब्र बहुत है, आप में डिसिप्लिन बहुत है, तो आपको ये चीज़ जो है किसी हद तक हेल्प आउट करती रहती है, आपको याद दहानी करती रहती है कि दैट थिंग इज़ योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू वर्क मोर ऑन इट। आपने इसके ऊपर और ज़्यादा काम करते हुए इसको और ज़्यादा बेहतर करना है। नेक्स्ट जो है स्वोट एनालिसिस में आपकी वीकनेसेस भी जो हैं आप उसमें राइट कर सकते हैं। मीन्स वीकनेसेस क्या हैं
कि आप फिज़िकली जो है वीक हैं, या कह लें कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, साइकोलॉजिकली आप वीक हैं, या आप डिसिप्लिन को जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब आपका डिसिप्लिन क्या है? आपका डिसिप्लिन ये है कि सबसे पहले आपने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट पढ़ना है। उसके बाद जो है अपनी चेकलिस्ट रीड करनी है, देन जो है अपनी एनालिसिस चेकलिस्ट को रीड करना है, और देन अपने एनालिसिस के जो पॉइंट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं वो देखनी है। देन आपने राइट किया हुआ था कि आपने फंडामेंटल्स को जाके चेक करना है कि आज के दिन में क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। वो जाके आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर देखा, जो कि आपकी वीकनेस में आ रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप डिसिप्लिन के अंदर नहीं चल सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड इन फॉलोइंग द डिसिप्लिन, कि ये चीज़ें। तो ये चीज़ जब आप अपने सामने राइट कर लेंगे तो आपको जो है किसी हद तक जब भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है आपको इस चीज़ का ऑर्डर देगा, आपको इस माइंड जो है आपको इस चीज़ का हुक्म देगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। स्वोट एनालिसिस में जो वीकनेस है, वीकनेस का पॉइंट के अंदर आप ये चीज़ें जो है अपनी चेकलिस्ट के अंदर राइट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो ओ है वो कह लें कि आपके पास, जस्ट गिव मी वन। जी, स्वोट एनालिसिस पे हम थे। स्वोट, एक्चुअली स्वोट एनालिसिस में क्या होता है, जो है आपके पास आपका SWOT, कुछ ट्रेडर्स जो हैं अपनी चेकलिस्ट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और अपने लिए थ्रेट्स, T फॉर थ्रेट्स, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, W फॉर वीकनेस, S फॉर स्ट्रेंथ्स। स्वोट एनालिसिस भी जो है अपनी चेकलिस्ट में करते हैं कि उनकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और उनकी कौन सी वीकनेसेस हैं, और इन फ्यूचर उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मिल सकती हैं, और फिर उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेसेस, उन ख़ासकर उनकी वीकनेसेस, या सालाना या वीकली या जो भी उनके प्लान्स हैं उनमें उनको जो है मंथली या जो भी जिस टाइम पीरियड के ऊपर भी बेस्ड उनके प्लान्स हैं, उस चीज़ को सामने रखते हुए, उस टाइम ड्यूरेशन को सामने रखते हुए उनको कौन कौन से ख़तरात जो हैं, ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग जो है एक ट्रेडर उस चीज़ को प्लान करने की कोशिश करता है अपने लिए जब वो स्वोट एनालिसिस करता है। तो मीन्स तमाम चीज़ें जो हैं एक्चुअली आपकी चेकलिस्ट के अंदर, चेकलिस्ट में जो है हमने समझने की कोशिश की कि एक्चुअली जो आपकी चेकलिस्ट एक्चुअली जो है आपकी चेकलिस्ट जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड करें आपकी चेकलिस्ट जो है आपके ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर आपके साथ मौजूद हो, आप उसको पढ़ें और उसके मुताबिक जो है चेकलिस्ट के मुताबिक जो है ट्रेड करते हैं। सबसे ज़रूरी और अहम पॉइंट ये कि मार्केट जो है वॉलेटाइल है, इस चीज़ को समझें। आउट ऑफ द बॉक्स जो है मूवमेंट हो सकती है, लाइक एज समटाइम द ग्रेटर स्प्रेड बार्स बन सकती हैं आपकी, जिसको आप आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि अनप्रेडिक्टेड मूव्स हो सकती हैं, यानी कि आपके साथ वरस्ट से वरस्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मीन्स के आपको एसएल्स की स्ट्रीक आ सकती है। एसएल्स की स्ट्रीक से मुराद ये कि आपके 3, आपके 4, इवन के आपके 5 एसएल्स भी इन अ रो जो है हिट हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपके साथ बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो जब हो जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स जब आपके पास सामने मूवमेंट हो गई है, तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें। अपने माइंड को बिफोर हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, बिफोर हैपनिंग ऑफ दैट वर्स्ट इवेंट, अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी रखें, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि जब आपके साथ वो सिनेरियो अगर हो जाता है
तो आप उस चीज़ के साथ कैसे कोप करेंगे, उस चीज़ के साथ कैसे फाइट करेंगे, उस चीज़ से कैसे बाहर आने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट और आखिरी जो आपका पॉइंट है वो ये है कि आप अपने लीवरेज को यूज़ को कम से कम करें। मीन्स अगेन वही बात, अपने रिस्क को जो है डिफाइंड रखें और अपने लॉट साइज़ को जो है कंट्रोल करें। लीवरेज क्या है? लीवरेज एक्चुअली आपकी जो है एक आर्टिफिशियल कह लें कि मसनूही कह लें कि आपकी एक पावर है जो कि आपको ब्रोकर देता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बोनस, नॉन डिपॉजिट बोनस, या इस तरह की कोई ऑफर्स देते हुए आपको जो प्रॉप फर्म है या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं बैठ के, वो आपको एक पावर देता है कि जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है, जो आपकी इक्विटी है, उससे बढ़कर आगे आप जो है यूनिट्स परचेज कर सकते हैं या करेंसी इंस्ट्रूमेंट जो है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय कर सकते हैं। मीन्स आपकी जो बैलेंस की पावर है, जो आपकी इक्विटी की पावर है, उससे बढ़कर जो है आप चीज़ें बाय या सेल कर पाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि लेट्स से दैट आपकी अगर लीवरेज 1:10 की है। हम इस चीज़ को पहले भी जो है इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक कि ये आपके सामने चीज़ रिपीट हो जाए तो चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ग्रिप होने लग जाए। 1:10 की जो है अगर आपके पास लीवरेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि आप $1 के पीछे जो है $10 की चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, जो है परचेज भी कर सकते हैं, मीन्स बाय की एंट्रीज भी ले सकते हैं $1 के पीछे, और सेल भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको 1:10 की पावर दी गई है, लीवरेज दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप $1 का अगर आपका बैलेंस है, इक्विटी है, तो उसको यूज़ करते हुए आप $10 तक चीज़ें जो है बाय या सेल कर सकते हैं। एक ट्रेडर जो है जब अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर करता है तो वो जो है अपने गोल्स राइट करता है। तो उसमें क्या है कि उसको रियलिस्टिक जो है गोल्स या अपने टारगेट्स जो हैं उनको रियलिस्टिक रखना चाहिए। कोई भी ट्रेडर जो है या कोई भी बिजनेसमैन जो है, कोई भी जब कारोबार स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में, उसके जहन में, उसके सबकॉन्शियस हिस्से में ये चीज़ ज़रूर होती है कि अगर वो इधर जो है अपना इतना पैसा जो है इस चीज़ में लगा रहा है, इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको वापस आउटकम कितना मिलेगा। तो एक ट्रेडर भी जो है अपना गोल्स की लिस्ट, अपनी जो कह लेंगे बकेट लिस्ट या अपनी टारगेट लिस्ट एट द एंड ऑफ मंथ या फार एट द एंड ऑफ ईयर वो बनाता है कि वो इतने टारगेट्स अचीव या इतना जो है प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करेगा। तो एक ट्रेडर को इस चीज़ की जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है अपनी टारगेट लिस्ट जो है बना रहा है उसको रियलिस्टिक रखे। मीन्स अगर वो रियलिस्टिक नहीं है, मीन्स उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे राइट कर दिया है जो कि उसका जो बैलेंस है उसके मुताबिक वो चीज़ कह लें कि इम्पॉसिबल है। तो जब वो टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा तो उसका किसी हद तक जो है साइकोलॉजी जो है वो ख़राब होगी, या कह लें कि उसकी साइकोलॉजिकल उसको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। मीन्स जब आपका कोई गोल जो है, जब आप किसी टारगेट को जो है अचीव नहीं कर पाते हैं तो एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन या एक डिप्रेसिंग सी फीलिंग एक माइंड के अंदर सेंसेशन सी पैदा होती है जो कि जाके आपको डिस्टर्ब करती है। तो जब आप टारगेट्स अपने राइट कर रहे हैं तो बी श्योर के बी श्योर अबाउट देम दैट दे आर रियलिस्टिक, दे आर अचीवेबल, वो इम्पॉसिबल ना हो, रियलिस्टिक रहें अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी साइकोलॉजी को जो है उस चीज़ को ग्रिप रखें, अपनी साइकोलॉजी को जो है किसी भी पॉइंट को हैम्पर ना करने दें अपनी साइकोलॉजी को। आपकी साइकोलॉजी में दो चीज़ें, ग्रीड और फियर जो है एक ज़्यादा हिस्सा डालती हैं। आप ग्रीड से दूर रहें, आप फियर से दूर रहें और अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें। और इन तमाम टेक्निक्स, इन तमाम स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो है ग्रिप करने की कोशिश करें। उनके मुताबिक जब आप चलते हैं, ये तमाम जो रूल्स हैं, ये तमाम जो रेगुलेशंस हैं, आपके एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो सारे गुजरे हैं वो इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते थे। ये तमाम जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी तरफ से है। अगर हम इनके ऊपर चलते हैं तो हम अपने रिस्क फैक्टर को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने रिवार्ड फैक्टर को जो है जितना पॉसिबल हो सके उसको इन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए जो है इंक्रीज़ से इंक्रीज़ हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम मूव आउट होते हैं तो रिस्क और रिवार्ड की जो कैलकुलेशन है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं कि हमने रिस्क और रिवार्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। रिस्क और रिवार्ड पहले भी हम इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके कि अगर आपका रिस्क एक हिस्सा है, अगर आपका कह लें कि इतना रिस्क बन रहा है तो आप कोशिश करें कि आप इससे 2 गुना प्रॉफिट उस एंट्री से लें। मीन्स 1:2 का जो है आपका रिस्क रिवार्ड रहे। ये तो कह लें कि एक मैनुअल अप्रोच हो गई आपकी कि आप इतना आपका रिस्क था तो उससे आपने 2 गुना ऊपर या 3 गुना ऊपर 1:2 का या 1:3 का या 1:4 का रिवार्ड लेने की कोशिश की। बट इस चीज़ को जो है आप कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं अपनी जब आप इस चीज़ को ऑटोमेट करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉस एरो को। क्रॉस एरो को आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, मीन्स आपको पिप्स जो है मैनुअली भी कैलकुलेट करना सिखाई, बट क्रॉस एरो को यूज़ करते हुए जो है आप पिप्स जो है अपनी पिप्स मार्केट जो है आपकी पिप्स में उसका जो है एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होता है या उसका एक्सचेंज रेट जो है कम हो रहा होता है, तो आप कोशिश करें कि आपका जो वो है आप इस चीज़ को ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट हो। तो यहाँ जो है हम इसको कोशिश करेंगे कि पिप्स जो हैं आप कैसे देख सकते हैं, पिप्स जो है आप कैसे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस एरो की मदद से मैंने लेट्स सपोज दैट कि आपके पास ये एक रेंज एरिया है, एक ऑर्डर फ्लो एरिया है, और आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने जब मार्केट यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ से जो है आपने इसको सेल करना है कुछ यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एसएल जो है अपना आपके हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी के ऊपर रहे तो कुछ 84 पिप्स का, कुछ 74 पिप्स का जो है यहाँ से अगर आप एंट्री करते 60 पिप्स का आपका एसएल रहेगा, और आपका रिवार्ड जो है यहाँ तक 180 तक, मीन्स आपके इस लो तक जो है आपका 180 तक रहेगा। यहाँ पे हम सीखना क्या चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से आपने एंट्री की और यहाँ पे आपका एसएल रहा तो आपको पिप्स का नॉलेज रहना चाहिए कि आप कितनी जो है या किस रेशियो से जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप पिप्स जो है अपने इस क्रॉस एरो की मदद से, आपका क्रॉस एरो का जो टूल है आप यहाँ से ले सकते हैं और आपके एंट्री पॉइंट से लेकर आप वहाँ ऊपर आपके हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी तक जो है आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने पिप्स को, और उसकी मदद से जो है आप अपना लॉट साइज कैलकुलेट करते हुए अपने रिवार्ड को यहाँ तक देख सकते हैं कि आप कैसे। खैर ये आपका सेकंड मेथड है जो कि जब आप टर्मिनल के ऊपर बैठे हो तो आप ऑटोमेटिकली भी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि जब आप ये ट्रेड करें तो 1:2 की जो ट्रेड है आप मिनिमम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है, अगर हम नेक्स्ट अपना मूव आउट होते हैं तो नेक्स्ट आपके पास हम कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि कब से जो है हम इस चीज़ को अपने माइंड में, इस चीज़ को अपने बार बार टॉपिक में इस डिस्कशन सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं कि हम कंपाउंडिंग के ऊपर काम करेंगे, कंपाउंडिंग की टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली कंपाउंडिंग है क्या, कंपाउंडिंग क्या चीज़ है कि इस चीज़ को हम, या बड़े ट्रेडर्स जो हैं इसको, या बैंक्स जो हैं इसको यूज़ कर रहे होते हैं इस टेक्निक को, इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको, और कंपाउंडिंग का जो है सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी कंपाउंडिंग क्या है। सिंपल अगर आप बात करें तो कह लें कि डिफाइंड स्मॉलर रिस्क के साथ एक वाज़े रिस्क जो कि बहुत छोटे छोटे हों, आपकी जो रिस्किंग अमाउंट हो वो छोटी से छोटी रहे, कम से कम रहे। मीन्स या तो आप 1% अपना पर ट्रेड रिस्क कर रहे हों, या आप 0.5% रिस्क कर रहे हों, या आप 0.25% रिस्क कर रहे हैं अपने तमाम इक्विटी के जो है बैलेंस का जो है 1% या
0.5% या 0.25% जो है आप अपना रिस्क करें। इस आपके जो रिस्किंग अमाउंट है पर ट्रेड पर एंट्री जो है आपकी रिस्किंग अमाउंट वो डिफाइन रहनी चाहिए, यानी कि कम से कम रहनी चाहिए। इसको कह लें कि ये कंपाउंडिंग की एक टेक्निक। और कंपाउंडिंग एक्चुअली खुद बजाते खुद कंपाउंडिंग का जो रूल है, कंपाउंडिंग का जो टेक्निक है वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगी कि कंसीडर करें आप एक बंदा है, एक पर्सन है, एक शख्स है जिसको किसी कंटेस्ट में किसी भी कुरंदाजी या किसी भी लकी स्कीम कह लें, इधर से जो है उसको एक ऑफ़र दी जाती है। वो स्कीम जो है या वो जो कंटेस्ट है वो कौन करता है, तो उसको जो है एक ऑफ़र दी जाती है कि आप जो है हमसे जो है 10 लाख रुपये 10 लाख रुपया जो है 10 लाख जो है इस टाइम पे जो है आप ले लें। और यहाँ पे बाय मिस्टेक आपके पास CR यानी कि करोड़ एक लिखा गया है। 10 लाख जो है आप एडवांस उस बंदे को, उस शख्स को ऑफ़र की जाती है कि 10 लाख रुपया जो है आप हमसे अभी ले लें, या आपको दूसरी ऑफ़र ये दी जा रही है कि आज हम आपको 1 पैसा देते हैं। ये वो चीज़ वाज़िया रहे कि आपके 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे अगर आपके मिल जाएं तो आपका फिर जाके कहीं 1 रुपया बनता है। आपका 1 रुपया बनता है 100 पैसे अगर मिलाए जाएं उसमें, आपके 1 रुपया के अंदर 100 पैसे होते हैं। मीन्स उस बंदे को ये ऑफ़र दी जाती है कि आज आप हमसे 1 पैसा ले लें, कल आप हमसे 2 पैसा ले लीजिएगा, 2 पैसे, और फिर 4 पैसे, और फिर इस तरह से 8 पैसे, और फिर 16 पैसे। इसी तरह करते 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 जो है आप हमसे 30 दिन 30 दिन जो है आप हमसे इस चीज़ को जो है हम डबल करते जाएंगे। यानी कि पहले दिन आपको 1 पैसा, फिर दूसरे दिन आपको 2 पैसा, 4 पैसा, फिर 8 पैसा। इसी तरह जैसे जैसे डेज जो है आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, इस तरह आपकी अमाउंट को भी जो है हम डबल करते जाएंगे। या तो आप हमें हमसे जो है इस तरह से अमाउंट ले लें, या फिर जो है आप हमसे एट वंस यानी कि इमीडिएटली इसी टाइम पे 10 लाख रुपया ले लें। तो आपको क्या लगता है कि उस पर्सन को उस टाइम पे क्या ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए? विजिबली कहें तो उस पर्सन को 10 लाख रुपया उस वक्त जो है फ़ौरन ले लेना चाहिए। बट सेकंड जो आपका सिनेरियो है, सेकंड जो ऑफ़र है, यहाँ पे आपके पास कंपाउंडिंग का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। कैसे आपका कंपाउंडिंग का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर आप या कोई भी पर्सन, वो पर्सन जो है उस पर्सन को ये चीज़ समझाई जाए कि कंपाउंडिंग क्या है, तो वो सीन 2 को यानी कि सिनेरियो 2 को, अपनी ऑफ़र नंबर 2 को जो है एक्सेप्ट करेगा। कैसे कि अगर इस चीज़ के मुताबिक चलें, इस टेक्निक के मुताबिक चलें कि फर्स्ट डे वो पर्सन जो है 1 पैसा, फिर 2 पैसे, फिर 4 पैसे, और 8 पैसे, और 16 पैसे, ऐसे करके वो चलता जाए, और फिर 30 दिनों तक वो बंदा जो है ऐसे ही अमाउंट्स जो है लेता रहे। तो इस अमाउंट से, इस 10 लाख की अमाउंट से 10 गुना ज़्यादा मीन्स के वो वसूल कर सकता है उस ऑफ़र देने वाले बंदे से राउंड अबाउट 1 करोड़ इतने लाख। मीन्स के अगर उस बंदे को कंपाउंडिंग का इल्म होता तो वो विजिबली ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करता, और टेक्निक को देखते हुए, कंपाउंडिंग के टेक्निक को देखते हुए थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में जो है उससे 31 दिनों तक या 30 दिनों तक चलते हुए इतनी अमाउंट ले सकता है। मीन्स सीन 2 जो है आपका, सिनेरियो 2 जो है आपका, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उस बंदे को कंपाउंडिंग का पता है कि कंपाउंडिंग क्या है, तो वो सिनेरियो 2 जो है आपका एक्सेप्ट करेगा। इन दोनों ऑफर्स में से वो सिनेरियो 2 को जो है एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, आपने ये एग्जांपल समझी, और आपके सामने आप इस चीज़ को खुद भी कैलकुलेट करें, क्या वाकई में ही 1 CR बनता है?
क्या वाकई में ही कंपाउंडिंग इतनी हेल्पफुल चीज़ है? आप इस चीज़ को खुद भी कैलकुलेट और डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं आप अपने लिए बिल्ड करें और उसकी मदद से जो है खुद इस कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करें। बट तमाम तर टेक्निक्स जो हैं आपकी वैलिड रहेंगी। आपके तमाम तर जो रिवार्ड्स हैं वो कह लें कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इतना कि आप खुद भी जो है बिफोर कैलकुलेशन जो है उस चीज़ को प्रेडिक्ट ना कर पाएँ। अगर आप कंपाउंडिंग को यूज़ करते हैं तो आपका रिवार्ड जो है डिफाइंड स्मॉलर रिस्क के ऊपर जो है वर्क करते हुए आप जो है एक विद इन नो टाइम जो है आप एक हाईएस्ट रिवार्ड जो है वो अचीव कर सकते हैं। यस, आपको यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को जब आपने समझा या इस एग्ज़ाम्पल को आपके सामने मैंने जब एक्सप्लेन किया तो आपको कंपाउंडिंग का जो रूल है वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर हुआ होगा। और कंपाउंडिंग में एक्चुअली हो क्या रहा होता है वो आपने गेट करने की जो है आपको गेट हुआ होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्चुअली कंपाउंडिंग में क्या हो रहा होता है। लॉट साइज कैलकुलेशन फार्मूला जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो है लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैनुअली। यही चीज़ जो है जब हम एक्सेल शीट के ऊपर जाते हैं तो इस चीज़ को हम ऑटोमेटिक तरीके से यानी कि विद इन सिंगल क्लिक भी जो है ना हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैनुअली कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें कि आपके अकाउंट साइज़ जो है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका अकाउंट साइज़ जो है $10,000 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने इस अकाउंट का 1% निकाल लेना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर या सिंपली पेपर के ऊपर पेन का इस्तेमाल करते हुए आपने उसका 1% निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, अपने क्रॉस एरो को इस्तेमाल में लाते हुए या आप मैनुअली पिप्स को कैलकुलेट करते हुए अपना एसएल जो है उसको कैलकुलेट करके साइड पे जो है आप राइट डाउन करें एंड देन जो है आपका 1% डिवाइडेड बाय योर स्टॉप लॉस जो आपने एसएल जो कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर दें। तो देन जो है आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको पता चलेगा कि अगर आप 1% अपना इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में अगर एक पिप की मूवमेंट होती है तो आपको $2 का प्रॉफिट होगा। अगर वो जो है आपकी फेवर में होती है देन अगर वही जो है मूवमेंट जो है 5 पिप्स की हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स के $10 का आपको नुकसान सॉरी फ़ायदा हो सकता है। और हमने यही चीज़ अभी सीखी कि जहाँ पे आपके पास रिवार्ड है वहाँ पे आपके पास रिस्क भी है। मीन्स के पर पिप $2 जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वही जो है आपकी 1 पिप मार्केट ऊपर जाने की बजाय आपके फेवर में जाने की बजाय डाउन साइड पे मूव कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास -$2 यानी कि आपको $2 का नुकसान हो जाएगा। एंड सेम अगर वही मार्केट 5 पिप्स आपकी नीचे चली जाती है यानी कि आपके अगेंस्ट मूव कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको $10 का नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये तो कह लें कि पर पिप जो है आपने इन्वेस्ट करना सीखा। जब आपके पास ये आंसर आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि अगर आप 1% अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में तो आपको $2 पर पिप मूवमेंट के साथ फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। आपने लॉट साइज जो ओपन कर दी है बाय यूजिंग योर पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर, यहाँ पे आपको एक और चीज़ रिमाइंड हो गई कि जब भी आपने मार्केट में ओपन इंटर होना है तो आपने अपना पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर ही यूज़ करना है। आप दो ऑर्डर्स ही यूज़ कर रहे होंगे, पेंडिंग बाय स्टॉप और पेंडिंग आपका सेल स्टॉप। ये चीज़ आपको यहाँ पे रिमाइंड हो गई कि आपने जब भी मार्केट में इंटर होना है पेंडिंग ऑर्डर के साथ इंटर होना है। इस चीज़ के काफ़ी फ़ायदे हैं जब आप इस चीज़ को खुद यूज़ करेंगे या जैसे ही हम नेक्स्ट मूव आउट होंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन सीरीज़ के ऊपर कि आप अगर पेंडिंग स्टॉप के साथ जब मार्केट में इंटर होते हैं तो आपके को क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या इस चीज़ के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। खैर, जब आपको पर पिप जो है
जब आपने 1% को अपना एक्सेल के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास आपको पता चल गया कि आपने पर पिप मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया है। आपको एक आंसर, आपको एक डिजिट मिल जाता है। देन आपने लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो 10 है ये आपका फार्मूले से आया है। ये आपका 10 जो है ये फार्मूले से है। आपने जो पर पिप आपको आंसर मिला, आपने उसको 10 से जो है डिवाइड कर देना है। फिर आपके पास जो आंसर बनेगा वो आप लॉट साइज अगर मार्केट में इंटर करते हैं, आपके पास अगर ये बैलेंस रहता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपने 1% इन्वेस्ट किया और आपको पर पिप मूवमेंट के साथ $2 का फ़ायदा या नुकसान हो रहा है अगर आप मार्केट में ये लॉट खोल रहे हैं। इस लॉट के साथ अगर जो है आप एंटर हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैं एक बार और जो है आपके सामने रिवाइज़ करूँगा। और उससे पहले जो है मैं आपके सामने एक कह लें कि आपको किसी भी डिजिट का, ख्वाह वो कितनी भी कितना बड़ा कह लें कि एक डिजिट हो या कह लें कि एक अमाउंट हो, अगर आप उसके साथ बैठे काम कर रहे हैं, अगर आपने उसका 1% जो है आपने निकालना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, सिंपली आप चाहते हैं कि आप कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर उसका 1% निकाल लें, तो आपने क्या करना है कि आपका अगर डेसिमल पॉइंट उसको नज़र आपको नहीं भी आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस जो है अमाउंट के आखिर में आपके पास आपका डेसिमल पॉइंट खड़ा है। तो आपने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहाँ पे यानी कि 2 डिजिट्स 1 2 आपने यहाँ पे इस डेसिमल को कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने आपके पास इतनी बड़ी एक अमाउंट लिख दी थी, एक रैंडम अमाउंट आपके सामने लिख दी थी, ऐसे ही इसका 1% जो है, जो कि बज़ाहिर एक बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है, इस अमाउंट का जो 1% है वो आपका ये रहेगा। ये यहाँ से आपने इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ मूव करना है तो इसका ये 1% रहेगा। सिंपली अगर हम $10,000 का 1% जो कैलकुलेटर से निकालते हैं $100 आता है। इसका भी इस टेक्निक को फॉलो करते हुए अगर हम इस चीज़ को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आपका जो डेसिमल पॉइंट था वो इस पॉइंट पे कहीं था। आपने 2 डिजिट जो है यहाँ पे सिंपली मूव कर देना है। मीन्स ये भी आपकी ज़ीरो पॉइंट में आ गई, ये भी ज़ीरो आके पॉइंट में आ गई, तो आपका बाकी 100 बच गया। तो आपका $10,000 का जो 1% बनता है वो $100। और इसी तरह से आपके पास कह लें कि 9,485 की इक्विटी या कह लें कि बैलेंस खड़ा है। तो इसका 1% आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका 1% आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास इसका डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे खड़ा है और आपने 1 और 2 डिजिट्स को छोड़ के इसका डेसिमल पॉइंट 4 के बाद लगा देना है। मीन्स कि आपके इसका 1% जो है $94 आपके पास इसका बना है, $94.85, 94.85 जो है आपका इसका 1% बनता है। ये आपकी एक टेक्निक है छोटी सी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप सो आपने इसको गेट की होगी। बट वापस आते हैं तो आपने सबसे पहले जो है अपना अकाउंट बैलेंस जो कि आपको ट्रेड टर्मिनल में आपका MT4 के अंदर नज़र आ रहा होगा, आपने उस चीज़ को जो है राइट कर लेना है अपने पास पेपर के ऊपर। उसके बाद आपने 1% की टेक्निक को यूज़ करते हुए अपना 1% कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रॉस एरो से या मैनुअल अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए पिप्स को राइट करना है। एंड देन आपने अपने 1% को जो है डिवाइड कर देना है आपके SL के साथ, डिवाइड कर देना है आपके एसएल के साथ। आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कि अगर आप अपना 1% जो है मार्केट में 1% ऑफ योर इक्विटी और बैलेंस अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पर पिप मूवमेंट अगर मार्केट देती है, एक पिप अगर ऊपर मूव करती है तो आपको कितना फ़ायदा देगी, और अगर 1% आपके अगेंस्ट मूव करती है तो आपको कितना नुकसान देगी। आपके पास ये आंसर आपको ये बताएगा। फिर आपने इसकी लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। आपका ये जो आंसर आया है पर पिप जो है आपको फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस जो है आपको जो एक आपको डिजिट आया है उसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है। ये 10 किधर से आया है, ये 10 जो है आपका फार्मूले का 10 है। देन आपके पास लॉट साइज़ आ जाएगी। ये आपका कह लें कि लॉट साइज़ कैलकुलेशन का मैनुअल फार्मूला है। और यही चीज़ जो है एक्सेल के बैक एंड पे भी यही चीज़ जो है, यही फार्मूला जो है वर्क कर रहा है। अब एक्सेल की शीट जो है वो
कह लें कि कंपाउंडिंग के रूल्स के मुताबिक जो है डिज़ाइन की गई है, उसके तमाम तर जो है फार्मूले